हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आयाम। आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 11। आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बीच जो रिलेशन वो क्या होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस और एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप लोग देखिए पहले इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो डेफिनेशन में देखो पहले, इलेक्ट्रिक susceptibility is the quantitative measure of the extent to which an electric field applied to a dielectric substance cause polarization। पहले बच्चे देखो, हम लोग तो पहले पोलराइजेशन पढ़ ही चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो लेक्चर नंबर 10 में देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या पोलराइजेशन होते हैं। लेक्चर नंबर 9 में भी थोड़ा दिया हुआ वो देख लीजिए। तो अभी यहाँ पर देखिए पोलराइजेशन एक्चुअली होते क्या है और ससेप्टिबिलिटी क्या होते हैं। सपोज हमारे पास ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सपोज दो अलग अलग डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पे प्लेस करेंगे। सपोज हमारे पास ये एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ये सपोज डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ये सपोज डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ए, इसका नाम दिया ए। दूसरा वाला जो है ये सपोज हमारे पास डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है बी, ये सपोज बी। अभी ए और बी दोनों अलग अलग डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पे इस ए जो है ए डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के ऊपर क्या होगा, कुछ डायलेक्ट्रिक यहाँ पे क्या होगा, हम लोग बोलते हैं ना डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ डायपोल मोमेंट होगा जो रैंडमली यहाँ पे है। सपोज यहाँ पे n नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सपोज n नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट है। वो सब रैंडमली ओरिएंटेड था, ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड था। रैंडमली ओरिएंटेड होने से क्या होगा, ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग प्लेस करेंगे तो वो क्या होगा, ऐसे पोलराइज हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे जाएगा। जब ये रैंडमली थे तब ऐसे थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद वो क्या हो जाएगा, ऐसे डायपोल मोमेंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्या होगा, अलाइनमेंट आ जाएगा। लेकिन बी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है उसको भी हम लोगों ने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे प्लेस किया है। इसका भी डायलेक्ट्रिक जो है डायपोल मोमेंट वो अलग था। तो ज़रूरी नहीं है कि ए डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को पोलराइज करने के लिए जितना स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे देंगे, एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस बी को पोलराइज करने में अगर देंगे तो ई बी जो है बी ए के तरह यहाँ पे पोलराइज नहीं भी हो सकता है। मतलब बी का जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो अलग सा है, इसलिए बी को अगर पोलराइज करने जाएंगे डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी भी क्या हो जाएगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी पोलराइज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि सपोज यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ द quantitative measure of the extent to which an electric field applied to a dielectric substance cause polarization। मतलब अलग अलग डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग अलग मैग्नीट्यूड का वो अप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वो सब अलग अलग तरीके से क्या होगा, वो पोलराइज होगा। सेम अमाउंट ऑफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अप्लाई करने से वो पोलराइज नहीं भी हो सकता है। इसी को बोला जाता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। मतलब कौन सा मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमको वहाँ पर अप्लाई करना होगा टू मेक देम पोलराइज्ड। तो यही है आप लोगों का इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और दूसरा जो है, जो मैथमेटिकली हमको और एक्सपेरिमेंटली जो मिला है वो क्या है, इन मोस्ट ऑफ द डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस पोलराइजेशन वेक्टर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोलराइजेशन जो है फैक्टर वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर मोस्ट ऑफ द डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ये पोलराइज था, पोलराइजेशन फैक्टर था, इसके बीच यहाँ पे क्या है, एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जब होंगे तब जो है पोलराइजेशन फैक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगे। अगर यहाँ पे परमिटिविटी वैक्यूम में है, मतलब फ्री स्पेस में है, तो इसमें अगर हम लोग प्रोपोर्शनल से हम लोग को हटा देंगे तो क्या आएगा, इसको अगर रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, पोलराइजेशन फैक्टर इज डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल था इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उसका नाम होता है ऐसे, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। उसको लिखने में ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, ये एक्स जैसा लिखेंगे थोड़ा सा स्टाइल करके, और उसमें ये देखो ई, तो इसको इस सिंबल को बोला जाता है साई, इसका नाम है CHI, ऐसे लिखते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा ई। तो इसी को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, ये साई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इन दोनों को यहाँ पे ले आओ तो क्या आएगा, डायपोल मोमेंट P बाई
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों देखो यहाँ पे जब हम लोग डायपोल मोमेंट और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे जब हम लोग यूनिट्स यहाँ पे पुट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हमको क्या मिलेगा, ये जो ससेप्टिबिलिटी है इसका जो होगा यूनिट नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो ससेप्टिबिलिटी है, ये जो ससेप्टिबिलिटी है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसको बोला जाता है ससेप्टिबिलिटी। तो ये क्या है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर लिखो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी तो हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ई इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, और सिंपली हम लोग क्वांटिटी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हो गया आप लोगों का व्हाट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, उन दोनों के जो रिलेशन है वो हम लोग निकलने जा रहे हैं अभी। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे भी इस टॉपिक को देखो, इस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब हम लोगों को इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो यहाँ पे ऐसा था ना, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी साई और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इन दोनों के बीच हम लोग को रिलेशन निकालना है। तो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पे क्योंकि बोला गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सपोज इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसे एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दिया है, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इसको रख दिया है। रखने के बाद ये जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस था ये क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। तो पोलराइज होने से यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाते हैं ना, और यहाँ पे आते हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो इसमें क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो होते हैं EP, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होते हैं। और ये जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है इसके ऊपर जो होते हैं वो क्या आता है, पोलराइजेशन डेंसिटी, वो आता है सिग्मा P। पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो आ जाता है सिग्मा P। ओके, ये डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के ऊपर रहेगा सरफेस डेंसिटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तभी हम लोग देखेंगे ये जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस था, जब इसको हम लोग ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इसके अंदर क्या होते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाते थे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होते हैं उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था ये, हम लोग क्या लिखेंगे, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डायलेक्ट्रिक इज गिवन बाई E इक्वल टू E0 - EP। इसको जब हम लोग डिराइव करने जाएंगे, हमेशा आप लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे है और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या होगा, ये जो रेशियो है हम लोग के पास अप्लाइड फील्ड बाय रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप लोग शुरू कहाँ से करेंगे, सोचना ऐसे शुरू करेंगे, मतलब जब हम लोग ससेप्टिबिलिटी लेना है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको क्या होगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, और अप्लाइड फील्ड और जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका रेशियो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे, इसलिए इस डायग्राम से सोचेंगे। तो ये डायग्राम हम लोगों ने दे दिया। तो इस डायग्राम से अगर हम लोग देखेंगे तो अभी रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन द डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E इक्वल टू E0 - EP। अभी E0 को हम लोग यहाँ पे ले लिया और EP को हम लोग क्या किया, लेफ्ट साइड में ऐसे ट्रांसफर कर लिया। तो क्या आएगा, यहाँ पे है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस। यहाँ पे E0 पहले से ही था, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे था EP, इसका हम लोगों ने एक यहाँ पे मिला था, जो है रिलेशन मिला था सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो ये जो EP है ये है पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका रिलेशन क्या था, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे वो क्या आएंगे, सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब टॉपिक में आप लोगों को लास्ट वीडियो जो है वो वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी सब डिस्क्राइब करके दिखा दिया हुआ था। तो आप लोग उस वीडियो को थोड़ा सा रेफरेंस में देख लीजिए। तो इसमें लिखा है इसलिए पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा P जो होता है ये क्या था, पोलराइज डेंसिटी ऑफ द पोलराइज सरफेस डेंसिटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब। और मैथमेटिकली हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, पोलराइजेशन फैक्टर जो होते हैं, पोलराइजेशन फैक्टर और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए P के जगह, सिग्मा P के जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे पोलराइजेशन फैक्टर P लिया हुआ है, यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो पोलराइजेशन फैक्टर P क्यों लिया गया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ा था वहाँ पर क्या पढ़ा था, पोलराइजेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या था,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, और वहाँ से हमको मिला था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। जो रिलेशन था, ये पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड था, वहाँ से हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को जो है प्रोपोर्शनल सिंबल हटाने से इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मिलता था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको लाने के लिए, ससेप्टिबिलिटी को लाने के लिए पोलराइजेशन फैक्टर को यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया, सिग्मा पी की जगह पे पी ले लिया, तभी हम लोग इसको ला पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, ई यहाँ पे रखा था, ई पी की जगह पे हम लोग इसको ले लिया। फिर से अभी देखो रेफरेंस में क्या लिखा है, पी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अगर ये नहीं लिखता तो ये भी नहीं लिख पाता, इसलिए इस यहाँ से पी को लिखना है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी के जगह पे पी लिखना है, ताकि हम लोग पी की जगह पे इसको लिखेंगे। तो इस रिलेशन में देखिए, इस लाइन में ई नॉट तो पहले से ही था, ये ई था, प्लस इन प्लस ऑफ पोलराइजेशन फैक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया, ये पहले से ही था, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड ई यहाँ पे रह गया। तो इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी रह गया इधर। इस ई को अगर हम यहाँ पे ले आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, ये जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको हम लोगों ने क्या किया, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे रेशियो में ले लिया, ताकि हमको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिले। इसलिए ई नॉट बाई ई को हम लोगों ने क्या लिखा, के लिखा, और के है आप लोगों का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे है आप लोगों को 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो रिक्वायर्ड रिलेशन जो हमारे पास था, जो निकलने हम लोग जा रहे थे, वही है आप लोगों का रिलेशन। तो इसको आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिए, रिलेशन बिटवीन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ने, इसको पॉज करके लिखिए। बच्चों इस टॉपिक का देखो, यह है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है, मैंने आप लोगों को डिटेल्स में समझा रहा हूँ। पहले देखिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होते क्या है। सपोज बच्चों हमारे पास सपोज एक कोई भी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, सपोज एक प्लास्टिक है, तो ये प्लास्टिक में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जितना एक्सटेंट तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये डायलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है, इसका डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगा, मतलब ये डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो इसका वो यहाँ से रिमूव नहीं होगा, तब तक हम लोग इसको क्या बोलते हैं, उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है उसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। मतलब सपोज ये जो सब्सटेंस है, ये सपोज 100 जो है न्यूटन पर कूलम और 100 सपोज वोल्ट पर मीटर, सपोज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सपोज 100 वोल्ट पर मीटर ये बियर कर सकता है। उससे अगर ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर जितने सारे एटम्स है, वो सभी एटम्स क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, वो स्ट्रेचिंग होने शुरू हो जाएगा, एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएगा एटम्स। उसके बाद क्या होगा, वो एटम्स में क्या आएगा, स्ट्रेन्स कुछ फॉर्म होंगे। उसके बाद और थोड़ा अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, जो स्ट्रेन्स होगा वो स्ट्रेन और थोड़ा बढ़ जाएंगे, तो तब क्या होगा, एटम्स से जो होगा, यहाँ से एटम्स जो है, एटम्स से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा डिटैच होना शुरू हो जाएगा। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन डिटैच होना शुरू हो गया, मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे, तो इस सरफेस में क्या आ जाएगा, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला जाएगा, मतलब यहाँ पर रहेगा, फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, लेकिन सब्सटेंस है डाइलेक्ट्रिक। लेकिन तब क्या होगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए कंडक्टर। तो जिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देने से कोई भी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस उसका डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो है उसको लॉस करता है। लॉस करने से पहले तक जितना फील्ड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देंगे, जब तक तो इसका इलेक्ट्रिक जो है डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी रिटेन होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। मतलब इसको क्या बोला जाता है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट कैन बियर विदाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, उसी को बोला जाता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इसको हम लोगों ने यहाँ पे मैंने आप लोगों को डेफिनेशन के हिसाब से दे दिया। देखो क्या बोला है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज नोन एज द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस, V naught is the maximum potential difference और maximum voltage applied to the dielectric without breakdown जो है उसको हम लोग देंगे। उधर ब्रेकडाउन मतलब क्या होगा, जब तक डायलेक्ट्रिक जो है सब्सटेंस है वो डायलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा, तब तक हम लोग जितना इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे वही है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब डायलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और डी नॉट जो है ये है डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो भी होगा उसका कुछ थिकनेस होगा, वो थिकनेस है डी नॉट, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वी नॉट मतलब क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज। ये डायलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड मतलब बियर करना, तो कैन बियर
विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो बोला था आप लोगों को, कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, इट गेट्स पोलराइज्ड। ये तो आप लोगों को पहले भी पता हुआ है। तो इन ए पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक ईच एटम गेट्स स्ट्रेस्ड एंड सम स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन द एटम। अभी आप लोगों को बोल दिया, कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम लोग जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एटम्स में थोड़ा सा स्ट्रेन आ जाते हैं यहाँ पे, और तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है उसका इंटेंसिटी जो है इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, देखो, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस द स्ट्रेन्स बिकम अनबियरेबल फॉर द एटम्स। तो क्या होगा, एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाता। तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन सबको क्या होता है, नॉकआउट करके एटम से बाहर निकाल देते हैं। वही लिखा है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन गेट डिटैच्ड फ्रॉम द एटम एंड प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आयन। मतलब तो क्या होगा, अगर इस एटम जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है इसके ऊपर जितने सारे एटम्स है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो सरफेस में क्या होगा, फ्री हो जाएगा, और सरफेस के अंदर ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन जाएगा। तब ये क्या करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो और वो जो सिचुएशन है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब जो होगा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो लिख दिया यहाँ पे देखो, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड द डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए कंडक्टर। तो आई होप इस आप जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे कैपेसिटर और जो है कैपेसिटेंस क्या है वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। और इसका जो ऐसा यूनिट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वो है वोल्ट पर मीटर, जो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वही है। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे इस टॉपिक को देखो, टॉपिक का नाम है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एक्चुअली होते क्या है पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास ऐसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे यहाँ पे चार्जेस रखेंगे। सपोज इनिशियली हमारे पास यहाँ पे सपोज ऐसे 12 चार्जेस है। तो 12 चार्ज रहने से इस कंटेनर के अंदर पोटेंशियल जितना प्रोड्यूस होगा, अगर इसमें हम लोग चार्ज ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई भी ऐसे कंटेनर हो जहाँ पे हम लोग चार्ज को स्टोर करके रखते हैं उसी को बोला जाता है कैपेसिटर। तो और जो कैपेसिटर है वो क्या बोला गया है, वो जितना चार्ज इसके अंदर होल्ड कर पाएगा, मतलब ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर और इस कंडक्टर के अंदर जितना ज़्यादा चार्ज हम लोग होल्ड कर पाएंगे उसी को बोला जाता है कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर और कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, इस कंडक्टर के अंदर अभी सपोज 12 ऐसे देखो पॉजिटिव चार्जेस है। सपोज यहाँ पे हम लोग और थोड़ा क्या करेंगे, चार्जेस को ऐसे बढ़ा लेंगे। जितना ज़्यादा चार्ज हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर इसका जो साइज़ है, साइज़ को भी हम लोग अगर सपोज इसका लेंथ है इतना L, इसका सपोज रेडियस यहाँ से ये है R, अगर इसका रेडियस बढ़ा देंगे, लेंथ भी इसका जो है हाइट बढ़ा देंगे, तब क्या होगा, ये कंटेनर और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो और ज़्यादा उसको क्या होगा, चार्ज होल्ड कर पाएगा। इसलिए बोला गया है ये जो कंटेनर है और जो कंडक्टर है ये जितना ज़्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगा दैट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो मैथमेटिकली हम लोगों ने क्या देखा, जितना चार्ज यहाँ पे हम लोग देंगे उतना पोटेंशियल उसका बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे लिखो, इसलिए बोला है कैपेसिटेंस मतलब क्या होते हैं, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर और होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी, मतलब जो एनर्जी आएगा वो तो चार्ज के अंदर ही आएगा ना। तो इसमें लिखा है इसलिए स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो अभी जो बोला था आप लोगों को, जितना ज़्यादा चार्ज ये होल्ड करेगा उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब हम लोग मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। अगर अभी ये जो प्रोपोर्शनल सिंबल है इसको हम लोग अगर रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट मिल जाएगा। तो क्या आएगा, Q इक्वल टू CV। ये जो C हम लोग को पास मिला है ना, ये इसी को बोला जाता है कैपेसिटेंस। ये कांस्टेंट है, मतलब ये जो कांस्टेंट है, हर कोई जो कंडक्टर है वो अलग अलग टाइप का क्या करेगा, कैपेसिटर जो है चार्जेस होल्ड करेगा। अलग अलग साइज़ का जो कंडक्टर होगा वो अलग अलग क्या होगा, मैग्नीट्यूड और अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड कर पाएगा। ये सपोज छोटा सा सिलेंडर है, अगर ये सपोज बड़ा सिलेंडर है, सपोज छोटा सा सिलेंडर होगा हमारे पास, सपोज ये छोटा सिलेंडर हुआ तो इसका क्या होगा, कैपेसिटेंस कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। सिंपल से वही बात है।
कंटेनर का साइज़ बड़ा होगा तो चार्ज भी वहाँ पे हम लोग ज़्यादा रख सकेंगे, साइज़ छोटा होगा तो क्या होगा, चार्ज भी हम लोग यहाँ पे कम रख सकेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है Q इक्वल टू सी बी। मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू Q बाई वी। Q बाई वी मतलब क्या होगा, चार्ज का यूनिट है कूलम और V का यूनिट है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वोल्ट। और ये जो कूलम बाई वोल्ट है इसको बोला जाता है फैराड। माइकल फैराडे जो था उनके रेस्पेक्ट में ये यूनिट यहाँ पे दिया गया है, ये लिखेंगे फैराड। तो मतलब क्या हुआ, 1 फैराड इक्वल टू क्या आएगा, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसको हम लोग यूजुअली रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते इतना, तो हम लोग जो करते हैं वो माइक्रो फैराड हो, पिको फैराड हो, मिली फैराड हो, ऐसे हम लोग जो है एनर्जी यूज़ करते हैं कैपेसिटर का। 1 फैराड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते यूजुअली एक बार में। तो इसलिए आप लोग देखो Q इक्वल टू क्या हो गया, C इक्वल टू Q बाई वी हो गया। तो ये है आप लोगों का ऐसा यूनिट फैराड है। तो हम लोग ये जो अभी C है, C इक्वल टू Q बाई वी जो लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, मैथमेटिकली देखने से क्या यहाँ पे दिख रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल के, मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज इज कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। लेकिन वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, जस्ट ए होल्डिंग कैपेसिटी है, ये जो चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस यहाँ पे लिखो, कैपेसिटेंस does not depend on charge, और पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, तो लिखो इट डिपेंड्स ऑन, लिखो, और कैपेसिटेंस लिखो, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन। पहले क्या लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर हम लोग लिख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर मतलब इसका जो हाइट होगा या रेडियस होगा वो सब जो होगा ज्योमेट्रिकल पैरामीटर के हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। तो लिखो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर ऑफ द कंडक्टर, लिखो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। और किस के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा है इसका जो है सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे सपोज बहुत सारे चार्जेस हम लोगों ने दे दिया, अगर इसके साथ कोई भी दूसरा कंडक्टिंग सब्सटेंस इसके साथ अटैच होगा तो यहाँ से क्या होगा, चार्ज यहाँ से बाहर लीक होकर चला जाएगा यहाँ से। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, ये जो कैपेसिटर और कंटेनर जो है इसको आइसोलेटेड करके रखना होगा जब हम लोग इसमें चार्ज देंगे, ताकि वो चार्ज लीक ना हो। इसलिए सराउंडिंग जो है सराउंडिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो लिखो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर ऑफ द कंडक्टर, एन क्या लिखोगे, सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, एन सराउंडिंग, तो सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो हो गया। तो ये कैसा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। लेकिन अभी जो कैपेसिटर हम लोग ने पढ़ा है ये क्यों चाहिए हम लोग को, रियल लाइफ में कहाँ पे इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यूजुअली तुम लोग देखो, जहाँ पे भी सडनली हम लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो कराता है कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर खुद जो है ये एनर्जी स्टोर हाउस जैसा है, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें स्टोर होते हैं। तो वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सपोज हम लोगों को, सपोज कोई भी हम लोग को मोटर यहाँ पे जो है, हम लोग जो इलेक्ट्रिकल जो पंप है, वाटर पंप, उसको सपोज चलाना है होगा, या इलेक्ट्रिकल फैन जो होगा उसको चलाना है, या सपोज कैमरा का जो हम लोग को मोबाइल हो, या कोई भी दूसरा फ्लैश लाइट हमको लगाना है, फ्लैश लाइट हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइट एक साथ चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए। तो उस टाइप पे हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर से वो एनर्जी ले लेते हैं। और बाद में क्या होगा, वो एनर्जी लेने के बाद फिर से वो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हम जिसके साथ वो अटैच हुआ है, उस इलेक्ट्रिकल सोर्स से वो फिर से क्या होगा, चार्ज जो उस एक्सपेंस कर देते हैं, फिर से वो लेके फिर से स्टोर कर देते हैं। ये है कैपेसिटर का काम। तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर इज अ प्रोवाइडर ऑफ इंस्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इंस्टेंट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही है कैपेसिटर का काम। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और दूसरे टॉपिक में जाएंगे कैपेसिटर के बाद, इसका रिलेटेड, इसको पॉज करके लिखो। अच्छा भी इस टॉपिक को देखो, टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये है हम लोग का एक स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब स्फीयर जैसे कंटेनर है। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या है, चार्जेस दिया था। वो सभी सपोज चार्जेस जो है, ये सेंटर है स्फीयर का, सपोज इस सेंटर में जो सभी चार्ज था, सपोज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है एट द सेंटर।
तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ये जो पूरा सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना आएगा, कोई भी हम लोग पॉइंट अगर लेंगे, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ले सकते हैं, कहीं पे भी हम लोग पॉइंट लेंगे, तो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर जो होगा पोटेंशियल कितना आएगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। ये स्फीयर का रेडियस था r, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द कैपेसिटर, ऑन द कैपेसिटर और ऑन द स्फीयर लिखो, और ऑन द एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर क्या आएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r आएगा। और चार्ज कहाँ पे हम लोगों ने दिया था, चार्ज दिया था यहाँ पे था सेंटर पे, मतलब सरफेस पे था, उसको हम लोग इमेजिन करते हैं वो सभी चार्ज यहाँ पे सेंटर में है। तो अभी कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, देयरफॉर क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, वो कितना आएगा, C इक्वल टू Q बाई V होते हैं ना, तो Q तो यहाँ पे हो गया, V मतलब क्या था, A पोर्शन था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे था Q बाई R कि, लेकिन ये जो है अभी डिवीजन में है ना, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल करने से क्या आएगा, रेसिप्रोकल करने से क्या आएगा, यहाँ पे Q हो गया, ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और नीचे आ जाएगा Q, तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेंगे हमको, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R मिलेगा। अभी इनमें से अगर हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसको अगर हटा देंगे तो हमको क्या मिलेंगे, हमको मिलेंगे क्या, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो बेसिकली जो है ये कैपेसिटेंस जो है स्फेरिकल कैपेसिटर का यही आप लोगों का फॉर्मूला, लेकिन हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब जितना ज़्यादा रेडियस होगा, ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर था उसका स्फेरिकल एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा, तो उस एरिया के ऊपर हम लोग ज़्यादा चार्ज भी रख सकेंगे, इसलिए बोला है कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। तो अभी ये तो हो गया आप लोगों को, स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था ये निकल गया, हो गया यहाँ तक। अभी जो प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं ना, कैपेसिटर को यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, इसको मैंने लिखा है, देखो ये सब न्यूमेरिकल में आप लोगों को यूज़ होता ही रहेगा। तो देखो 1 माइक्रोफेरेड मतलब क्या होता है, इसको सिम्बॉलिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1 म्यू एफ लिखते हैं, इसका मीनिंग है 10⁻⁻⁶ फेरेड। नैनो फेरेड का हम लोग स्मॉल लेटर यहाँ पे स्मॉल n f लिखेंगे, ये आता है 10⁻⁻9 फेरेड। पिको फेरेड होने से लिखेंगे pf, मतलब समझ लेना कि पिको फेरेड है, तो क्या आएगा 10⁻12 फेरेड। अब ये जो हम लोगों के पास कैपेसिटेंस है, हम लोगों ने पढ़ा है, इसका जो डायमेंशन होगा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया चार्ज बाय पोटेंशियल, कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल। तो हम लोग यहाँ पे अभी क्या करेंगे, कैपेसिटेंस रख दिया, चार्ज ऐसे ही है, पोटेंशियल मतलब फिर से क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल v इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज मूव होते हैं, तो वर्क डन हो गया बाय चार्ज मूव्ड। तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो गया कैपेसिटेंस, चार्ज अगर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q² और नीचे है वर्क डन। Q² मतलब क्या था, यहाँ पे हम लिखेंगे Q इक्वल टू क्या था, I इंटू T था, तो I मतलब क्या है एम्पियर, T मतलब है टाइम, अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा एम्पियर स्क्वायर T²। तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर T², और नीचे जो वर्क डन था, वर्क डन क्या था, इसका डायमेंशन था ml² T⁻²। तो फाइनली जो कैपेसिटेंस का अभी डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m जाएगा ऊपर, तो लिखेंगे m⁻⁻1, l² ऊपर जाएगा तो l² लिखेंगे, l⁻² हो गया, ऊपर के बाद क्या आएगा, t आएगा, t⁻4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा t⁻4, और एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा एम्पियर स्क्वायर। तो ये हो गया आप लोगों का डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। ये कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में या बोर्ड में पूछा जा सकता है इसको, तो इसको आप लोग इसको लिख के रखिए। तो ये हो गया कैपेसिटेंस के थोड़ा सा डिस्कशन। अभी हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एंड कैपेसिटेंस 1 नैनोफेरेड। मतलब यहाँ पे हमको जो है चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है और कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है, हमको चाहिए पोटेंशियल। तो हम लोग लिखेंगे
यहाँ पे क्या दिया है, गिवन चार्ज दिया है Q इक्वल टू 5 माइक्रोकुलम, तो ये क्या आ जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा। उसके बाद जो कैपेसिटेंस दिया है C वो है 1 NF, NF मतलब नैनोफैराड है, मतलब क्या आएगा 1 × 10⁻⁹, नहीं तो सीधा आप लोग सिर्फ 10⁻⁹ ले सकते हैं। तो ये हो गया 9 नैनोफैराड। अभी सही क्या, पोटेंशियल सही था। तो हम लोग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, C इक्वल टू Q/V था, Q/V। अभी हम लोग V को यहाँ पे ले लेंगे, ये आ जाएगा Q/C। ठीक है ना फार्मूला। आपके पास क्या फार्मूला था, Q इक्वल टू CV था। अगर Q इक्वल टू CV होते हैं तो C इक्वल टू क्या आएगा, C इक्वल टू Q/V, नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली V इक्वल टू Q/C। तो हो गया, तो ये हो गया V। Q मतलब क्या था 5 × 10⁻⁻6 और कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या था 10⁻⁻9। तो इसको करने से क्या आएगा 5 × 10⁻+3, -9 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा प्लस आएगा, तो 10⁻+3 यहाँ पे आ जाएगा वोल्ट। ये आप लोग का आंसर। आज ये बहुत ईजी और बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल दे दिया। ये नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर के जो है इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, पैरेलल पर कैपेसिटर जो है वो थोड़ा पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो सब हम लोग देखेंगे और अच्छे से न्यूमेरिकल लाएंगे। तो इसके लिए वीडियोस जो है आप लोग फॉलो करते रहिए। और इसके जो ये तो जो लेक्चर नंबर 11 है, इससे पहले भी आप लोग 2-3 लेक्चर अच्छे से देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।